क्लास 5। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एसएसटी का, जिसका नाम है द पोलर रीजन। ठीक, तो समझ लेते हैं कि ये पोलर रीजन कौन सी चीज़ है। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, अब ऊपर का जो पोर्शन है और नीचे का जो गोल पोर्शन है, इनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक, अब मेन बात क्या है कि ये कौन सा पोल है? ये है नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? ये है साउथ पोल। हमने क्यों नॉर्थ और साउथ कहा? क्योंकि हम जब डायरेक्शन को देखें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, इसीलिए ऊपर की तरफ का जो गोला पोर्शन है वो नॉर्थ का है, नीचे की तरफ का जो गोल पोर्शन है वो साउथ का है। ठीक है, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द एरिया अराउंड द पोल्स इज़ नोन एज द पोलर रीजन। हमारे देखिए, पोलर रीजन किसको कहते हैं कि पोल्स की जो जगह है जहाँ पर पोल्स बने हुए हैं, उस जगह के आसपास के पूरे रीजन को, एरिया को हम पोलर रीजन कहते हैं। ठीक है, दिस रीजन कवर्स द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा एक फिगर बना हुआ है। ठीक, इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि यहाँ आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ क्या क्या है। ठीक, इसमें देखिए कि सबसे स्ट्रेट लाइन जो बीचों बीच यहाँ पर बनी है, ये है इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पर होती है। कितनी डिग्री पर होती है? 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री पर है। किससे 0 डिग्री पे है? ये सन से 0 डिग्री पर है। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पर अगर सन बना लीजिए, क्योंकि सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट है। सन से ही सारी हीट और लाइट उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी तक आती हैं, अर्थ तक आती हैं। तो सन जो है जब अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, ये सन से आने वाली रेज सीधी पड़ती हैं टॉरॉइड जोन पर। ठीक, कहाँ पर? टॉरॉइड जोन पर। अब क्योंकि टॉरॉइड जोन पर ये सीधी पड़ रही हैं, इसीलिए टॉरॉइड जोन का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमेशा वार्म रीजन रहता है। कैसा रहता है? वार्म, गर्म। ठीक, अब सन से पड़ने वाली जो रेज हैं, पोल्स की तरफ अगर बात करें उनको, तो पोल्स की तरफ वो जब जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? स्लांट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये तिरछी हो गई हैं, स्लांट हो गई हैं, है ना, तिरछी हो गई है। अब तिरछी होने की वजह से हीट इंटेंसिटी या फिर गर्माहट कम हो जाती है। ठीक, जब गर्माहट कम हो जाती है तो इन एरियाज़ में हमेशा गर्मी नहीं रहती। क्या रहती है? ठंडक बनी रहती है। इसीलिए इनका नाम फ्रिज जोन है। भाई, आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज हमेशा ठंडक देता है ना, इसीलिए इन एरियाज़ का भी नाम फ्रिज जोन है, क्योंकि ये जो है हमेशा जमे रहते हैं, इनमें ठंडक बनी रहती है और गर्मियों में भी इनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि कितने डिग्री पर है हमारे फ्रिज जोन। तो नॉर्थ फ्रिज जोन जो है हमारा, वो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ फ्रिज जोन हमारा 66.5 डिग्री पर बना हुआ है, और साउथ फ्रिज जोन हमारा भी 66.5 डिग्री, लेकिन साउथ डायरेक्शन में बना है। बात समझ में आ गई आपको? तो नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल नॉर्थ फ्रिज जोन कहलाता है, और नॉर्थ फ्रिज जोन एरिया जो है पूरा 66.5 डिग्री बना हुआ है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। याद रखिए, नॉर्थ पोल पे क्या है? नॉर्थ पोल पे नॉर्थ फ्रिज जोन है और आर्कटिक सर्कल है। साउथ पोल पे पूरा एरिया जो अगल बगल का है साउथ पोल का, वो पूरा साउथ फ्रिज जोन कहलाता है, और साउथ फ्रिज जोन जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर आता है। ठीक, डिग्री पूछें कोई कि कितनी डिग्री पे है, तो आपको बताना है कि इक्वेटर इज़ ऑन 0 डिग्री। देन कम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर हम एक बॉल लें और बॉल की बीचों बीच लाइन बनाएं, तो बीचों बीच लाइन के बाद जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। जब हम बीच की लाइन के नीचे की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन के नीचे की तरफ जाएंगे, तो हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक और सर्कल है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है, जिसको मॉडरेट जोन कहते हैं। ठीक, या फिर टेम्परेट जोन भी कहा जाता है।
उस जोन को बोलते हैं, उस लाइन को जहाँ से टेम्परेट जोन शुरू होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब आप साउथ की तरफ आएँ तो यही लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो हम जब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ऊपर जाते हैं तो हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आते हैं तो हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कितने डिग्रीज पे होते हैं? ये होते हैं 23.5 डिग्री पर। ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आर्कटिक सर्कल जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलते जाएं और जब पहुँचे नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थ पोल की डिग्री होती है 66.5, मतलब 66.5 डिग्री डायरेक्शंस के बाद आपको ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी, नॉर्थ पोल का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इक्वेटर से नीचे की तरफ आएँ तो 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आपको ठंडक शुरू हो जाएगी, मतलब एंटार्क्टिक रीजन, एंटार्क्टिक सर्कल स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन। देर आर 2 पोलर रीजन्स। कितने रीजन हैं? 2 पोलर रीजन है। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। वन ऑफ देम ईच हेमिस्फीयर, वन इन ईच हेमिस्फीयर। मतलब हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? ये जो बीच की लाइन है ये वाली, ये इक्वेटर है, ये आपका फर्स्ट हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला आपका सेकंड हेमिस्फीयर हो गया। बात समझ में आ गई? तो दोनों हेमिस्फीयर, ये हमारा फर्स्ट हेमिस्फीयर है, ये हमारा सेकंड हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का क्या मतलब है? देखिए, स्फीयर किसको कहते हैं? आपने कॉर्क की बॉल अगर देखी हो, जो बैट बॉल खेलने के काम आती है, उस बॉल का शेप एक हेमिस्फीयर जैसा है। ठीक, अगर हम उस हेमिस्फीयर को आधा कर दें तो वो सेमी हेमिस्फीयर हो जाता है। उसके बीच से लाइन खींच लें, अगर हमने कॉर्क की बॉल की बीचों बीच से लाइन खींची तो वो 0 डिग्री लाइन मतलब इक्वेटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्वेटर। और अगर हम उस इक्वेटर से बॉल को कट करें, 2 पीसों में अलग अलग बॉल कट हो जाएगी, तो पहला पीस फर्स्ट हेमिस्फीयर और दूसरा पीस सेकेंड हेमिस्फीयर कहलाएगा। दोनों को जब आप एक साथ रखेंगे तो ऊपर जो पोर्शन आ रहा है वो नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, जो नीचे वाला है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या है इसमें। द नॉर्दर्न पोल रीजन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66.5 एंड नॉर्थ पोल। तो देखिए, नॉर्दर्न पोलर रीजन जो है वो कहाँ कहाँ है? वो 60, ये नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री के बीच का पूरा 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 एरिया, पूरा कलर कर दीजिए। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये क्या है? ये है हमारा नॉर्दर्न पोलर रीजन। क्या है ये? नॉर्दर्न पोलर रीजन। आपसे कोई पूछे कि नॉर्दर्न पोलर रीजन कहाँ है तो आपको बताना है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है नॉर्दर्न पोलर रीजन। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। द सदर्न polar region lies between the Antarctic Circle 66.5 डिग्री साउथ एंड साउथ पोल। ठीक, आ जाइए इधर पे, इसमें समझते हैं कि साउथ पोल ये है हमारा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है जो 66.5 डिग्री साउथ में है, इनके बीच का ये जो पूरा 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 एरिया है ये आपका कहलाएगा द सदर्न पोलर रीजन। क्या कहलाएगा? सदर्न पोलर रीजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं। इसके बाद देखिए, द सन रेज आर स्लांटेड इन दिस रीजन एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड प्लेस नियर द poles are permanently covered with ice and are frozen throughout the year। मैंने आपको बताया था यही ना कि जो हमारा सन है, सन से आने वाली स्ट्रेट लाइन जहाँ जहाँ जाती है, लाइन का मतलब रेज, ठीक, वहाँ उस एरिए में हमेशा गर्मी बनी रहती है। लेकिन जहाँ पर हमारी सन रेज स्लांट हो जाती हैं या तिरछी जाती हैं, देखिए तिरछी हो रही है ना, है ना,
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा आइस रहती है। क्या रहती है? आइस। और वो एरिया हमेशा फ्रोज़न रहते हैं। आइस एंड, देखिए आइस का मतलब तो हो गई बर्फ़ है, और फ्रोज़न आइस माने वहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है और जमे रहते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक जो हैं वो घनी बर्फ़ से हमेशा ढके रहते हैं और हमेशा उनमें ठंडक रहती है। तो मुझे लगता है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड द टूंड्रा रीजन या टूंड्रा जोन। जो नॉर्थ पोल की तरफ का एरिया है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टूंड्रा। क्या कहलाता है? टूंड्रा। द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन द सदर्न पोलर रीजन। देखिए एंटार्क्टिका क्या बताया था मैंने? एंटार्क्टिका भी आपको बताया था मैंने। कहाँ होता है एंटार्क्टिका? जो हमारा अर्थ का सर्कल है उसका नीचे का एरिया एंटार्क्टिका और ऊपर का सर्कल आर्कटिक। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस बात की कि द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज़ द कूलेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस विच लाइज इन द सदर्न पोलर रीजन। कहाँ पर है ये? सदर्न साउथ के पोलर रीजन में है। द टूंड्रा बेल्ट कैन बी फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा। आप देख सकते हैं कि कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं टूंड्रा रीजन। आगे देखते हैं कि आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न रशिया, यहाँ पर भी ये टूंड्रा रीजन है। द आर्कटिक टूंड्रा कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। ये बड़ी जानकारी वाली बात है कि अर्थ का 1/3 मतलब पूरे अर्थ का 1/10वां भाग है। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन, आर्कटिक रीजन, ये पूरे अर्थ का 1/10 भाग है। उसके बाद देखते हैं क्लाइमेट। द टूंड्रा रीजन इज़ अ ब्लीक एंड ट्रीलेस प्लेस। ब्लीक, देखिए यहाँ पर एक नया शब्द आया हुआ है। इस ब्लीक का मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्लीक का मतलब होता है खाली या फिर एक्सपोज्ड। ठीक है, बिल्कुल खाली। ठीक, तो टूंड्रा रीजन इज़ ब्लीक, खाली है, एंड ट्रीलेस, ट्रीलेस तो होना ही चाहिए भाई, इतना ठंडा रहेगा तो वहाँ कहाँ पेड़ उगेंगे? ट्रीलेस प्लेस। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। और ये अर्थ की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। समर इज़ अ ब्रीफ पीरियड ऑफ माइल्डर क्लाइमेट्स व्हेन द सन शाइन्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स अ डे। आप ये देखिए कि समर जो है वो बहुत ही कम ब्रीफ पीरियड का होता है, कम टाइम का होता है, और उन टाइम में, उस समर के टाइम पे 24 घंटे आपको सूरज दिखेगा। भाई हमारे यहाँ तो 24 घंटे नहीं दिखता, अपने यहाँ तो 12 घंटे दिखता है, और 12 घंटे क्या होती है? रात होती है ना। लेकिन इन एरियाज़ में समर के टाइम पे 24 आवर्स सन अवेलेबल होता है। अब देखिए, बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल रीजन आर फार फ्रॉम इक्वेटर एंड रिसीव द स्लैंटिंग रे ऑफ सन इन समर। देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये देखिए हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल। ठीक, तो दोनों ही रीजन जो हैं सन की स्लैंटिंग लाइंस को रिसीव करती हैं। इस वजह से ये जमी रहती हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाती और ये जमी रहती हैं। जमी का मतलब यहाँ हमेशा ठंडक रहती है, और फ्रिज की तरह ये फ्रिज जैसी ठंडक इनमें रहती है। आगे देखते हैं। द विंटर आर वेरी लॉन्ग। अब विंटर की बात कर रहे हैं कि विंटर कैसे होते हैं, तो विंटर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। एंड जो ठंडक है, द टेम्परेचर में इवन ड्रॉप टू -58 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर है वो -58 तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इन समर विच हार्डली एक्सटेंड्स फॉर 2-3 मंथ्स। अब ये जो समर है, जो सर्दियां हैं वो तो बहुत लंबी चलती हैं, लेकिन जो गर्मियां हैं वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही चलती हैं। द टेम्परेचर में राइज टू 3 डिग्री एंड 12 डिग्री। देखिए गर्मी कितनी होती है, वहाँ पर 3 डिग्री तक हो सकती है, से लेकर 12 डिग्री तक की होती है। 12 से ज़्यादा नहीं होती, 12 डिग्री तो ना के बराबर डिग्री होती है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री जाता है। आगे देखते हैं। इट शो
shows continuously and a strong cold wind blow at the time. अब it snows continuously का मतलब है कि during this period, मतलब समर के टाइम में हमेशा क्या होती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. The land is covered by ice sheet and the ocean by ice shelves. देखिए जो ज़मीन है वो आइस शीट्स के, शीट किसको कहते हैं, देखिए एक के ऊपर एक पन्ना रखते जाइए और हो गए शीट्स. ठीक है. तो बर्फ़ का क्या है कि बर्फ़ जैसे जैसे गिरती है वो लेयर बाय लेयर जमने लगती है और उसी को बोलते हैं आइस शीट्स. एंड द ओशंस बाय आइस शेल्व्स. और क्योंकि ओशन में पानी होता है इसीलिए पानी खुद जमता है और पानी जमने के बाद ये बड़े बड़े आइसबर्ग या फिर आइस शेल्व्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. आइसबर्ग एंड स्नो फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स लैंडस्केप. देखिए किस जगह पर ज़मीन कितनी नीची थी, कितनी ऊपर थी, ये अगर पता लगाना है तो आप उस जगह के आइसबर्ग या फिर स्नो के कैरेक्टर के बारे में पढ़कर पता लगा सकते हैं. ठीक. अब आगे देखते हैं. द स्काई इज़ लिट अप बाय ऑरा बोरेलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बोरियल ईस्ट, देखिए इसको ऐसे पढ़ा जाएगा बोरियल ईस्ट, तो इसको बोरेलिस बोल सकते हैं. ऑरोरा क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो सर्दी वाले एरिया है जहाँ ठंडक होती है सूरज बड़ी देर से वहाँ डूबता है. ठीक है. जैसे यहाँ शाम होती है ना और शाम होने के बाद एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन एरियाज़ में जहाँ पर सन की रेज तिरछी पड़ती हैं या एक लंबे टाइम तक पड़ती ही नहीं है वहाँ पर क्या होता है कि आसमान में एक अलग तरह की रोशनी हमेशा चमकती रहती है जिसका नाम होता है अरोरा बोरियलिस. ठीक है. अब ये होती क्या है, देखिए क्या है कि आसमान में कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में टकराने लगते हैं. ठीक. तो जैसे जैसे ये आपस में टकराते हैं, स्लाइड करते हैं, इनसे क्या होता है रोशनी इकट्ठा जमा एकदम से प्रोड्यूस हो जाती है और यही रोशनी कलर के फॉर्म में, कलर्ड रोशनी के फॉर्म में हमें आसमान में दिखती है जो कि सनलाइट नहीं है. ठीक. बात समझ में आ गई. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरेलिस होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है. ठीक. आई बात समझ में. होती दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन नाम इनका बदल दिया गया है. अरोरा ऑस्ट्रेलिस या अरोरा बोरेलिस क्या चीज़ होती हैं, ये एक तरीके की रंगीन रोशनी जब आसमान में चमकती है, ठीक, जो कि सूरज की रोशनी नहीं है, उसको बोलते हैं. आगे देखते हैं. दे आर नेचुरली अकरिंग. आप ये समझ लीजिए कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ हूँ. दे आर नेचुरली अकरिंग ब्राइट लाइट्स दैट आर यूजली ऑब्जर्व्ड एट द नाइट इन द पोलर रीजन. ये रात के टाइम पे चमकने वाली तेज़ रोशनियाँ होती हैं जो कलरफुल होती हैं. दे आर कॉज बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मैंने आपको बताया ना कि कुछ चार्ज प्लस के होते हैं और कुछ माइनस के होते हैं. तो जब ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इनसे क्या निकलती हैं, इनसे रोशनी निकलती है जो कि हमें आसमान में दिखती है. फिर देखिए, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग नामों से जानी जाती है. सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कह सकते हैं और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें इसको अरोरा बोरेलिस कहा जाता है. उसके बाद देखिए फ्लोरा. हम फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरा क्या होता है. देखिए फ्लोरा और फौना भाई बहन की तरह होते हैं. तो फ्लोरा जो है वो हम पेड़ पौधे और वेजिटेशंस को कहते हैं. ठीक. तो अब हम पढ़ रहे हैं कि इन एरियाज़ में वेजिटेशन कैसा होता है. तो ड्यू टू हार्श एंड, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, देखिए मैं ये फ्लोरा पढ़ रही हूँ. ड्यू टू हार्ड वेदर कंडीशन इन टुंड्रा रीजन वेजिटेशन इज स्पार्स. वेजिटेशन नहीं होता है. ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होता है. दिस इज़ बिकॉज द सॉइल इज़ परमानेंटली फ्रोजन एक्सेप्ट इन समर सीजन. ये इसलिए क्योंकि सॉइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हमेशा क्या जमी हुई है, हमेशा जमी है बर्फ़. परमानेंटली फ्रोज़न, ये बात समझ में आ गई है आपको. तो परमानेंटली फ्रोज़न है, हमेशा बर्फ़ जमी हुई है. तो जब बर्फ़ जमी है तो पेड़ कहाँ से उगेगा, है ना. बीज को उगने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है. जब सूरज की रोशनी नहीं है और ज़मीन के ऊपर कुछ जमा हुआ है तो पेड़ बाहर नहीं आ पाएगा. व्हेन द स्नो थ्रॉज इन समर सम श्रब्स सच एज एल्गी, फंजाई, मोजेस, लीचीन्स एंड हीथ्स ग्रो. कौन कौन सी, एल्गी, फंजाई, मोजेस, लीचिन एंड
हीट्स ग्रो। आगे देखते हैं, स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बेरीज सच एज ब्लूबेरी, क्रैनबेरी एंड वाइल्ड करंट्स आर ऑल्सो फाउंड। आप देख लीजिए, ब्लूबेरी, बेरी किसको कहते हैं पहले देखते हैं। आप जो बेर खाते हैं जिसके अंदर गुठली होती हैं, है ना, बेर हो गए, और किशमिश भी एक तरीके की बेरी होती है। तो ये और शहतूत, ये भी बेरी होता है। तो ये सारे जो हैं, जो छोटे छोटे होते हैं और हल्की सी इनके अंदर गुठली अगर मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं बेरीज। ठीक, तो इन रीजन में कौन कौन सी बेरी मिलती है? ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और वाइल्ड करंट भी मिलती है। आगे देखते हैं इसको, फॉरेस्ट ग्रोथ इज़ इम्पॉसिबल अंडर सच हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। जब पेड़ ही नहीं उग पा रहे हैं तो फॉरेस्ट कहाँ से निकलेगा, कहाँ से उगेगा? द ओनली ट्री दैट ग्रोज इन द टूंड्रा इज़ द ड्रॉफ विलोव। क्या बोलेंगे इसको? ड्रॉफ विलोव। टूंड्रा रीजन में सिर्फ एक ही तरह के पेड़ उगते हैं जिसका नाम है ड्रॉफ विलोव। ड्रॉफ किसको कहते हैं? ड्रॉफ होते हैं बौने, और विलोव एक काइंड का ट्री है। तो छोटे छोटे बौने बौने ट्री। इट ग्रोज टू मैक्सिमम ऑफ 4 इंचेस। क्योंकि ये ड्रॉफ है तो आप समझ सकते हैं छोटा इंच 4 इंच के होते हैं, छोटे से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं फौना। मैंने आपको बताया था फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन, और फौना, फौना होता है एनिमल्स। तो दोनों भाई बहन हैं, पेड़ पौधे और एनिमल्स। तो चलिए फौना के बारे में पढ़ते हैं। ओनली एनिमल्स विच कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड हियर। इतनी ठंड है, इतनी ठंड में ऐसे ही एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं जो कि ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन द टूंड्रा रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक फर एंड लाइट कलर्ड स्किन। आप ये समझ लीजिए कि वही एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं जिनकी क्या होती है? थिक फर, मोटी फर होते हैं। फर किसको कहते हैं? रेशों को। ठीक, जैसे भालू होता है ना, या फिर यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि एक मस्क ऑक्सिन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मक्स ऑक्सिन बना हुआ है। इसके भी देखिए कितने घने फर हैं। तो इसी तरह के एनिमल्स इन रीजन में सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और कौन कौन से एनिमल मिलते हैं यहाँ पे। फिर रीजन्स आर कैरेक्टराइज बाय, हाँ, रेनडियर, पोलर बियर, मस्क ऑक्सिन यहाँ पर मिलते हैं। फिर क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर और मिलते हैं फॉक्सेस, लेमिंग्स, वॉलरस एंड सील्स आर फाउंड इन दिस रीजन। सील एक तरह की पानी में और ज़मीन दोनों पे रहने वाला एक जानवर होता है जो बेसिकली एक फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स में आता है। उसके बाद देखिए द रेनडियर इज़ वेरी पॉपुलर एनिमल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर एनिमल कौन सा हो गया वहाँ पर? रेनडियर। कौन सा हो गया? रेनडियर इज़ वेरी पॉपुलर एनिमल देयर। इट इज़ यूज फॉर पुलिंग स्लेज। किस काम आता है ये? पुलिंग स्लेजेस। स्लेज क्या होती है भाई? जो आपने जिस पे बैठ के और जिस पे आप बैठें और आपको जानवर खींचे, ठीक है, उसी को कहते हैं स्लेजेस। एंड कैरी लोड फॉर द पीपल हु ट्रैवल इन टूंड्रा रीजन। टूंड्रा रीजन में चल पाना मुश्किल है क्योंकि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो सामान उठा के चलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए रेनडियर्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो आपको, एक तरीके की गाड़ी होती है जिसमें खींचता कौन है? रेनडियर खींचते हैं जिसको। आपने वही एक बैल वाली गाड़ी या गाय वाली गाड़ी या हॉर्स कार्ट तो देखी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हॉर्स कार्ट में चक्के लगे होते हैं, लेकिन अगर यही गोल पहिए बर्फ़ में चलेंगे तो वो तो अंदर धंस जाएंगे, है ना। तो उसकी जगह पर एक फ्लैट चीज़ बना दी जाती है, और फ्लैट एरिया में आप खड़े होके भी जा सकते हैं या बैठ के भी जा सकते हैं, और वो खींचने का काम किसका होता है? रेनडियर का। ठीक इसी तरीके से रेनडियर जो है लोड्स भी कैरी करता है टूंड्रा रीजन में। रेनडियर स्किन आर यूज़ फॉर मेकिंग फुटवेयर। रेनडियर की स्किन इतनी मजबूत होती है और इतनी गर्म होती है कि वो फुटवेयर के काम भी आती है। द पेंगुइन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एम्बेसडर। क्या है? एम्बेसडर ऑफ अंटार्कटिका। पेंगुइन इतनी पॉपुलर है कि अगर कोई पेंगुइन कहेगा तो सीधा किसकी याद आएगी? अंटार्कटिका की। मैनी बर्ड वेराइटीज़ nest in the tundra such as albatross,
स्नो आउल, स्लो फ्लेमिंगो एंड द साइबेरियन वाइट क्रेन। बहुत सारी बर्ड्स भी अपने घर बना के, अपने नेस्ट बना के टुंड्रा रीजन में रहती हैं, जिसमें कि कौन कौन सी हैं, जिसमें एल्बेस्ट्रॉस है, स्नो आउल है, स्नो में रहने वाला उल्लू है, स्नो फ्लेमिंगोज हैं, फ्लेमिंगोज इंडिया में भी मिलती हैं लेकिन ये स्नो फ्लेमिंगोज हैं, ठीक है। फिर साइबेरियन वाइट क्रेन है। साइबेरियन क्रेन हर साल अफ्रीका से उड़कर इंडिया आते हैं, लेकिन ये साइबेरियन क्रेन की बात हो रही है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेंटी ऑफ फिशेस। इन एनिमल्स के अलावा बहुत सारे जानवर हैं, बर्ड्स हैं, वेल हैं, स्केल्स हैं, वॉलरस, ये सब भी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन लाइफ, कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। तो ह्यूमन लाइफ ड्यू टू हार्श वेदर कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है, हार्श मतलब कि बहुत ही ख़राब वाली जो कंडीशंस है, ठंड की वजह से वेदर कंडीशंस, वेरी फ्यू पीपल चूज़ टू लिव इन दिस जोन। भाई वहाँ पर ना पेड़ हैं ना पौधे, हमेशा जमे ही रहना है, ठंड में ही रहना है, इसीलिए बहुत कम ही लोग हैं जो उन एरियाज़ में रहते हैं। सम ऑफ द पीपल हु लिव इन दिस जोन आर द इंसूट। इंसूट मतलब हर जगह के लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, इसीलिए कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं उनको हम इंसूट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसूट। और दूसरा नाम इनका एस्किमोज भी है। क्या नाम है दूसरा, एस्किमोज। हु लिव इन द नॉर्दर्न कनाडा। कहाँ रहते हैं ये लोग, ये कनाडा के नॉर्थ साइड में रहते हैं, अलास्का में रहते हैं और ग्रीनलैंड में रहते हैं, ठीक। फिर से समझ लीजिए, इंसूट या जिसको एस्किमोस कहते हैं वो नॉर्थ कनाडा में, अलास्का में और ग्रीनलैंड में मिलते हैं। इसके बाद एक नए तरह के लोग हैं जिसको हम बोलते हैं लपास। क्या बोलते हैं, लपास। तो लपास जो हैं वो who live in the eastern part of Scandinavia and the Chuki and Samoyeds and the Yakuts who live in the northern part of Russia and Siberia। तो यहाँ तीन अलग अलग जातियों के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है इंसूट जो कि एस्किमोज के नाम से जाना जाता है, और कहाँ कहाँ है, नॉर्दर्न कनाडा में, देख लीजिए, नॉर्दर्न कनाडा में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में, ठीक है। इसके बाद जो हम दूसरी तरह की पढ़ रहे हैं उसका नाम है लापूस। क्या नाम पढ़ रहे हैं, लापूस। और ये कहाँ कहाँ हैं, ये हैं स्कैंडिनेविया में, चुकी में, चुक्ची में, समोइड्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसके बाद जो पढ़ रहे हैं वो है याकुट्स। क्या है, याकुट्स। वो लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, कहाँ कहाँ रहते हैं वो, नॉर्दर्न पार्ट किस किस के, रशिया और साइबेरिया के, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। द इंसूट लिव इन स्मॉल विलेजेस। इंसूट कैसे रहते हैं, छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं। और हंटिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग मतलब जानवरों को मारना और फिशिंग का मतलब मछलियों को पकड़ना। तो हंटिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज पीपल। दे लिव इन वुडन हाउसेस। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं वुड के मतलब लकड़ी के घरों में। दे यूज़ चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दे हंट वेल्स, सील, वॉलरस विथ हार्पून्स। और ये जो लोग हैं इग्लू वगैरह, ये इग्लू में रहते हैं और किसको हंट करते हैं, किसको मारते हैं, ये मारते हैं वेल्स को, सील्स को और वॉलरस को। और आपको मैं बता दूं ये तीनों बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। जानवर मतलब वेल्स तो पानी में मिलती हैं, सील्स भी पानी और लैंड दोनों में रहती है, लेकिन वॉलरस जो है, वॉलरस ज़्यादातर लैंड एरिया में ही पाया जाता है। और किससे मारते हैं, हार्पून से। हार्पून एक तरीके का औजार होता है, इसको आप भाला समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दे वुड हंट दीज एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट नोन एज कायक्स। ये लोग छोटी छोटी नावों में समुद्र में या फिर बड़े ओशन एरियाज़ में जाते हैं और उन छोटी बोटों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, कायक्स। क्या बोला जाता है, कायक्स। द पीपल हियर
वियर क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन। यहाँ के जो लोग हैं वो कपड़े पहनते हैं जो कि एनिमल स्किन से बने होते हैं। द जैकेट्स वॉर्न बाय देम आर यूजली लाइन्ड विद फर्स। जो जैकेट ये लोग पहनते हैं वो फर की बनी होती हैं या उनमें ज़्यादातर फर ही फर होता है। ठीक। People also wear long boots made of seal skin to keep their feet warm. लोग जो हैं वो क्या पहनते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग बूट्स, लंबे बूट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर कैसे रह सकें, गर्म रह सकें। फिर देखिए आगे, द लपास lived in an area extended from northwest Russia थ्रू स्कैंडिनेविया। जो लपास जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट रशिया से लेके स्कैंडिनेविया तक रहते हैं। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैप एक्सप्लेनेशन है उसमें देख सकते हैं कि वेस्टर्न रशिया कहाँ है और स्कैंडिनेविया कहाँ है। द इकॉनमी इज़ मेनली बेस्ड ऑन कोस्टल मरीन फिशिंग। इकॉनमी का मतलब क्या है? इकॉनमी का मतलब है कि वहाँ के पैसे की आवाजाहक वो बेस है किस चीज़ पर? कोस्टल मरीन फिशिंग पर। मतलब कि जो फिशिंग का कारोबार है उस पर ही पूरे पैसों का निर्भर हैं सब लोग, कि जितनी फिशेस पकड़ेंगे उतना बिकेगी और उतना ही आमदनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।